हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग पिछले के क्लासेस में अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के आयत चित्र बनाना सीखे थे, आयत चित्र बनाना सीखे हैं, बारंबारता बहुभुज बनाना भी सीखे थे, बारंबारता बहुभुज बनाना सीखे थे, बारंबारता बहुभुज बनाना सीखे थे। तो जो हमारे पास आंकड़े दिए होते हैं उनको समझने के लिए हम उस वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़े से भी समझ सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अच्छी तरीके से और उस जानकारी को सरल करने के लिए हम लोग उसका आयत चित्र, वर्गीकृत आंकड़े का आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज बनाते थे। उससे क्या होता था कि जो आंकड़ा दिया होता था उसको और समझना आसान हो जाता था आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज की मदद से। लेकिन हमें उससे कोई और विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती थी। जो आंकड़े से हमें जानकारी मिलती थी वही आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज से हमें जानकारी प्राप्त होती थी। हाँ, ये है कि बस उससे ये थोड़ा सरल हो जाता था, लेकिन कोई विशेष अलग जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज खींचने से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक कह सकते हैं कि एक मान निकालते हैं, एक संख्या प्राप्त करते हैं जिससे हमें उस आंकड़े की बहुत सी विशेष जानकारियां प्राप्त होती है और उसी संख्या को हम लोग कहते हैं सांख्यिकीय माध्य। क्या कहते हैं? सांख्यिकीय माध्य, सांख्यिकीय माध्य कहलाता है, सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। सांख्यिकीय माध्य है क्या? सांख्यिकीय माध्य होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में ये एक ऐसी संख्या होती है ना जो दिए हुए आंकड़े, जो आंकड़ा आपका दिया होगा संपूर्ण आंकड़ा, उसका प्रतिनिधित्व करती है ना। और ये जो संख्या होती है ये ना तो समूह की न्यूनतम मान वाली संख्या होती है ना महत्तम मान वाली संख्या होती है ना, उनके आसपास की संख्या होती है। ठीक है ना, जितने भी समूह में, आंकड़े में जितने समूह में जितने भी संख्याएं होंगे उन सब, उस आंकड़े में जितनी भी संख्या होंगे उनके आसपास का यह संख्या होता है और यही क्या कहलाता है? सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। ठीक है ना जी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो दिए हुए आंकड़े की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनसे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सांख्यिकीय माध्य की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि सांख्यिकीय माध्य ऐसी संख्या है जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। वह ना तो समूह की न्यूनतम मान वाली संख्या होगी या होती है, और ना ही अधिकतम मान वाली कोई संख्या होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सांख्यिकीय माध्य ऐसी संख्या होती है जो दिए हुए आंकड़े में जितने भी मान होंगे, जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया है, मैं यहाँ पे एक आंकड़ा ले लेता हूँ अवर्गीकृत, है ना जी। आपके पास एक मैं रॉ डाटा ले लेता हूँ 4, 6, 5, 3, 4, 2। तो इतनी ये जो दिए हुआ आंकड़ा है इसका सांख्यिकीय माध्य वो ऐसी संख्या होगी जो ना तो इसमें सबसे कम वाली होगी ना तो सबसे बड़ी वाली होगी, इनके सभी के आसपास रहने वाली, आसपास यानी सभी आंकड़ों के सकेंद्रित, है ना, सभी आंकड़ों के सकेंद्रित, उसके केंद्र के आसपास, है ना, उसके आसपास रहने वाली होती है, सकेंद्रित होती है। इसका मतलब, और उन्हीं सांख्यिकीय माध्य को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उन्हीं सांख्यिकीय माध्य को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, क्योंकि वो उसके, है ना जी, उसके आसपास की संख्या होती है। जितने आंकड़े दिए होंगे उनके मानों में से सबके आसपास की कोई संख्या होती है ना, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। तो ऐसे तो आप अगर बात करेंगे क्लास 9 के हिसाब से, तो हम लोग 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य को पढ़ेंगे। माध्य, दूसरी होगी माध्यिका
और तीसरा होगा बहुलक। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा विस्तार से आपको थोड़ा बता देने वाला हूँ। पढ़ाऊंगा मैं ये तीनों ही, लेकिन आपको थोड़ा और भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़े। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। तो देखिए जो सांख्यिकीय माध्य होते हैं, कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य यानी कि मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है ना जी। और दूसरा होता है आपका स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य, ठीक है ना जी। यानी कि एवरेज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो जो सांख्यिकीय माध्य होते हैं, ये सांख्यिकीय माध्य जो होते हैं, सांख्यिकीय माध्य तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है समांतर माध्य या सिंपली से माध्य भी कह सकते हैं। समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, यानी कि अरिथमेटिक मीन कहिए, अरिथमेटिक मीन, और मीन भी कह सकते हैं, और मीन भी आप कह सकते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, AM, अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरा होता है आपका गुणोत्तर माध्य। इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th में आपको मैं बताऊंगा। ज्योमेट्रिक मीन, इसको शॉर्ट में क्या कह देंगे जी, GM, ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हरात्मक माध्य। तीसरा क्या कहलाएगा, हरात्मक माध्य, यानी कि हार्मोनिक मीन कहलाता है। हार्मोनिक मीन शॉर्ट में से क्या कहेंगे जी, HM, ठीक है ना जी। तो हम लोग यहाँ पर समांतर माध्य यानी कि सिंपल माध्य के बारे में बात करेंगे। अच्छा, स्थिति संबंधी माध्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना जी। पहला होता है माध्यिका या फिर माध्यक भी इसे कहते हैं, माध्यक, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। दूसरा इसका हो जाएगा बहुलक को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको भूयिष्ठक भी कहते हैं, भूयिष्ठक यानी कि मोड। तो हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माध्य के बारे में पढ़ेंगे, माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति के ही माप है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका पहला और ये दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी माध्य की बात करते हैं। माध्य यानी कि मीन, या फिर इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। चलिए तो देखते हैं क्या होता है माध्य। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं। पहली परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि सजातीय राशियों के सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। यानी कि अगर माध्य निकालना होगा, ठीक है, माध्य निकालना होगा, इसको माध्य को डिनोट करने के लिए x के ऊपर बार ऐसे दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सभी प्रेक्षणों के योग में ध्यान रखना होगा कि वो सभी प्रेक्षण क्या नहीं, सजातीय राशि मतलब एक जैसी राशि होनी चाहिए।
प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या जो है उससे भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है ना जी, प्रेक्षणों की कुल संख्या। हम लोग मान लेते हैं कि माना, सपोज कर लीजिए, माना यहाँ पे x1, x2, x3 कहां तक, xn तक कुल यहाँ n प्रेक्षण है, n प्रेक्षण है। तो जब ये n कुल n प्रेक्षण है तो अगर इनका माध्य निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि माध्य बराबर में क्या हो जाएगा जी, माध्य बराबर में इन सभी प्रेक्षणों का योग यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक, ये xn तक दिया है, और बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि बटा में n। तो आप देखो हम लोग ये x1 x2 n तक दिया है तो हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक ग्रीक संकेत है, इसका मतलब देखिए योग से है ना। हम लिख देते हैं सिग्मा, यहाँ पे बेस में लिख देते हैं i इक्वल टू 1 और टू n, और यहाँ पे लिख देते हैं xi और बटा में n। अब इसका मतलब सुन लीजिए, xi i की जगह पे यहाँ पे 1 रखोगे तो x1 आएगा, फिर प्लस लग जाएगा, फिर i की जगह 2 रखोगे तो x2 आएगा, 3 रखोगे तो x3 आएगा, कहां तक, n तक रखना है। तो यही ना, इसका और इसका मीनिंग सेम ही है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि माध्य बराबर में होता है सभी प्रेक्षणों को जोड़कर और उनकी संख्या से जब भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास 5 विषय में आपके प्राप्त अंक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक में आपने 55 नंबर लाया, एक में 60 लाया, एक में 50 लाया, एक में 75 लाया, एक में 45 लाया, ऐसे मान लिया। तो अगर मुझे माध्य निकालना तो मैं क्या करूंगा, सभी प्रेक्षणों का योग यानी कि 55 प्लस में 60 प्लस में 50 प्लस में 75 और प्लस में 45 और बटा में आपका कितना, कितनी संख्या इसकी 5 है टोटल, तो इसलिए 5 से भाग कर देंगे। चलिए सबको जोड़ देते हैं तो 285 और बटा में 5। ठीक है ना जी। तो अब इसे हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर कितना टाइम्स में आ जाएगा, 57 टाइम्स में आ जाएगा। तो 57 यहाँ से इसका माध्य निकल के आ गया, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, और इसी से रिलेटेड अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।